मैंने शिया की इंगवान की तरफ देखा, लेकिन उसने भी अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। हालांकि उसके कान अजीब तरह से गर्म लग रहे थे। जी हाँ, मैं तुम्हें राज नहीं बता सकता। मैंने आगे कुछ पूछे बना नीचे बैठते हुए कहा, चलो पहले याओ याओ के लिए कपड़े खरीद लेते हैं, फिर आज दोपहर आंटी से मिलेंगे। दुकान से निकलने के बाद मैंने पास के शॉपिंग मॉल को चुना और फ़ोन हाथ में लिए आगे चलने लगा। अपने अली पे बैलेंस को देख रहा था। गेम कंसोल और डिस्क एकदम सही हालत में थे। मैंने कुल मिलाकर 3000 युआन से ज़्यादा कमा लिए थे, जो रोज़मर्रा के खर्चों के लिए काफ़ी थे, और याओ याओ के कपड़े खरीदने के बाद भी काफ़ी पैसे बच जाएंगे। लेकिन याओ याओ को बाद में स्कूल जाना ही होगा, मैंने मन ही मन सोचा। इसलिए मैं कुछ देर चुप रहा। शिया की इंगवान जियांग याओ का हाथ पकड़े हुए पीछे पीछे चल रही थी। उसका चेहरा असामान्य रूप से कोमल था। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर वो भी अजीब तरह से खुश थी। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे यहाँ जिया मई और शिया क्योंग मिलेंगी, जो कि भड़कीले कपड़े पहने हुए मिडिल स्कूल की लड़कियों के एक समूह से घिरी हुई थीं। लेकिन जब उसने याओ याओ को शिया क्योंग का हाथ पकड़े और मुझे उसके बगल में खड़ा देखा तो उसका चेहरा अचानक नाराज हो गया। शिया क्योंग, अगर तुम मॉल आई थी तो माँ को बता दो कि तुम सहपाठियों के साथ खेल रही हो। तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम पुस्तकालय जा रही हो? शिया क्योंग ने बस औपचारिकतावश कहा, फिर अपनी नजरें नीचे कर लीं और चुप रहीं। बस याओ याओ का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। लेकिन शिया क्योंग ने पूछना जारी रखा, बहन ये कौन है और ये बच्ची कहाँ से आई है? जियांग याओ ने उसकी तरफ देखा और तुरंत अपना चेहरा अपनी माँ की बाहों में छिपा लिया। थोड़ी दुखी लग रही थी। शिया की इंगवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने धीरे से कहा, दोस्त मैं बस पूछ रही थी शरारती बच्ची, चिंता मत करो, मैं मम्मी पापा को नहीं बताऊंगी। शिया कियोंग के चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था, लेकिन वो बड़े चाव से उससे सवाल करती रही। खासकर इसलिए क्योंकि इतने सालों में उसने ऐसा पहली बार देखा था कि शिया किंगवान एक लड़के के साथ खेल रही थी और शिया किंगवान चुप रही। धीरे धीरे शिया कियोंग के साथ आई जूनियर हाई स्कूल की सभी लड़कियों ने ये महसूस कर लिया। दोनों बहनों का रिश्ता नाजुक था। शिया कियोंग को बहुत गुस्सा आया और उसने धीरे से डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें ऐसा ही करते रहना है? हम भी परिवार हैं, हमसे हर बात छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा मुझे और मम्मी को नज़रअंदाज करती हो। शिया किंगवॉन को उसकी बातें कुछ मज़ेदार लगीं। सच कहूं तो उसे अपनी छोटी बहन से इतनी नफरत नहीं थी। आखिरकार जी की माँ का अपनी बेटी से प्यार करना स्वाभाविक था, इसलिए वो घर के कामों में मदद करती थी और कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करती थी। लेकिन शिया किंगवॉन और जी की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। ये सोचकर शिया किंगवॉन ने गहरी सांस ली। असल में अगर तुम उन्हें बता दे तो कोई बात नहीं, मैं इस साल 18 साल की हो जाऊंगी, बालिग, मैं अपनी जिंदगी और दोस्त बना सकती हूँ। शिया किंगवॉन के होंठ हिले, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अंत में उसने गुस्से से पैर पटका। ठीक है, जो भी हो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। तुम्हारे स्वभाव को देखकर कोई आश्चर्य नहीं कि माँ बाप तुम्हें पसंद नहीं करते, और कोई और भी नहीं करेगा। शिया किंगवॉन कुछ नहीं बोली। लेकिन मैं जो अपने फ़ोन पर खेल रहा था, शिया कियोंग की तरफ देखा। छोटी बच्ची, इतनी अकड़ मत दिखाओ। तुम इतनी छोटी हो फिर भी बूढ़ी औरत की तरह बर्ताव करती हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने क्या कहा? शिया कियोंग तुरंत शर्मा गई। ये कौन है? उसने मुझे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं हिला तक नहीं, लेकिन वो एक कदम पीछे हट गई। मुझे गुस्सा नहीं आया, मैंने बस उसके कंधे पर थपथपाया। अब से अपनी बहन के साथ अच्छे से रहना, हर समय तंग मत करना, समझी? मेरा चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। जब मैं मिडिल स्कूल में दूसरों को तंग करती थी, तब तुम शायद कहीं कीचड़ में खेल रही होती थी, है ना? मेरी निगाहों के नीचे शिया कियोंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वो एक कदम पीछे हट गई। ये देखकर मैं धीरे से मुस्कुराई। बस, है ना? अच्छी बच्ची बनो और तुम्हारी बहन। मेरी आवाज़ को बच्चे की तरह डांटते हुए सुनकर शिया किंगवॉन ने समझदारी से आगे बहस नहीं की। उसने हाँ कहा और फिर चुपचाप अपने सहपाठियों के साथ चली गई। ये देखकर शिया किंगवॉन को आखिरकार होश आया। सच कहूँ तो वो थोड़ी डरी हुई थी। उसे लगा कि मैं शिया किंगवॉन को थप्पड़ मारने ही वाली हूँ। उसने धीरे से बुदबुदाया, अचानक तुम इसने गुस्से में क्यों हो? मैंने कंधे उचका दिए। मिडिल स्कूल में मैं हमेशा चेनहाओ के साथ घूमता था। हम तब बेरहम हत्यारे थे, लेकिन बाद में मैं सुधर गया। जैसे शिया किंगवॉन कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से शिकायत की, लेकिन उसने मुझे गाली नहीं दी।
मैंने उसकी तरफ देखा और लापरवाही से कहा, नहीं। उसने कहा कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। शिया किंगवोन एकदम शांत हो गई। उसके सुंदर चेहरे पर साफ तौर पर उलझन दिख रही थी। मुझे कोई पसंद नहीं करता? तुम गुस्सा क्यों हो? ये बहुत अजीब है। शिया किंगवोन को अपने कानों के पीछे जलन महसूस हुई। फिर मैंने आगे कहा, क्या ये याओ याओ को गाली देना नहीं है? शिया किंगवान हकलाते हुए बोली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अचानक से युवा झुंझलाहट में आकर उसने कहा, भविष्य में मुझे पसंद करने के लिए तुम कितने नासमझ होगे। मैं पूरी तरह शर्मिंदा हो गया। उसके शब्दों से अवाक रह गया। इस प्रतिभाशाली छात्रा की सोच आम लोगों से कितनी अलग थी। वो थोड़ी मंदबुद्धि लग रही थी। बाद में हम दोनों याओ याओ को कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग पर ले गए। माँ और बेटी की पसंद एक जैसी थी। शिया किंगवान को लगा कि याओ याओ को भी सुंदर बच्चों के कपड़े पसंद हैं। ये वाला क्यों नहीं आजमाती? उसने सुझाव दिया। ये आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, सेल्स असिस्टेंट ने बगल की ओर इशारा करते हुए कहा। जिया किंगवान ने उसकी नज़र का पीछा किया और 3 प्यारी बिल्ली के बच्चे वाले पेरेंट चाइल्ड पजामा देखे। फिर सेल्स असिस्टेंट ने मुझे कुर्सी पर बैठकर फ़ोन खेलते हुए देखकर कहा, ये आप पर बिल्कुल जचेंगे। भाई, ज़रा ध्यान तो दोगे? मुझे लगा जैसे मैं अपना भाई हूं, इसलिए मैंने ऊपर देखा और तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मेरे जैसा बड़ा आदमी ऐसा कैसे पहन सकता है? इसलिए मैंने तुरंत मना कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे बगल में खड़ी याओ याओ मुझसे लिपट गई और किड़किड़ाने लगी, पापा, याओ याओ को ये पसंद है। मैंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन पापा पर अंकल चेनहाओ हंसेंगे अगर वो ऐसे बचकाने कपड़े पहनेंगे। क्या तुम्हें ये चाहिए? पापा सबसे अच्छे हैं। जियांग म्याओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अनिच्छा से हिलाया। बगल में खड़ी सेल्स असिस्टेंट ये सब सुनकर मेरी हड्डियां कांपने लगीं। अरे कमीने, उसके लिए खरीद लो, अभी खरीद लो। मैं उसकी नाक पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। याओ याओ इतनी कम उम्र में ही ये तरकीब जानती है, पता नहीं बड़ी रोकर कितने लड़कों को बेवकूफ़ बनाएगी। शिया किंगवान याओ याओ को अपने पिता से चिपटे हुए देख रही थी। उसकी भावनाएं अजीब तरह से उलझी हुई थीं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि याओ याओ ने कहा कि बाद में वो अपने पिता का ध्यान पाने के लिए उनसे लड़ेगी। वो इतनी स्नेहशील है, एक छोटे प्रेमी से भी ज्यादा चिपकी रहती है। तुम तीनों पहले इसे आजमा लो, अगर संतुष्ट नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं। हमारे स्टोर में कैमरा है, अगर कुछ नहीं भी खरीदोगे तो भी एक तस्वीर यादगार के तौर पर अच्छी रहेगी। उसके ऐसा कहते ही शिया किंगवान और मैं मना नहीं कर सके। वैसे भी जब से याओ याओ भविष्य से लौटी है, हमने अपनी बेटी के साथ कोई तस्वीर नहीं ली है। 10 मिनट बाद मैंने कपड़े बदले और लॉबी में लगे शीशे के सामने खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद शिया किंगवान याओ याओ को महिलाओं के चेंजिंग रूम से बाहर ले आई। उसने बालों का फीता वापस नहीं बांधा, बल्कि उसे अपनी कलाई पर रख लिया, जिससे उसका पूरा हाव भाव अचानक बहुत सुस्त हो गया। मेरी तरफ मत देखो, शिया किंगवान ने मेरी नज़रें बचाते हुए कहा। यह बस इसीलिए है ताकि बाद में इस ड्रेस को उतारना आसान हो जाए। अच्छा है। मैं एक पल रुका। तो मुझसे शादी के बाद भी तुमने घर पर यही हेयर स्टाइल रखा ताकि कपड़े उतारना आसान हो जाए, है ना? बेशक ये ऐसी बात थी जिसे शिया किंगवान तुरंत समझ जाती। मैंने उन्हें चुप कराने के लिए सीधे तौर पर कोई अपशब्द नहीं कहे। सेल्स असिस्टेंट ने ये सब देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसने कैमरा सेट किया और कहा, आओ कुछ तस्वीरें खिंचवाओ। तुम लोग घर घर खेलते हुए नहीं लग रहे, तुम सच में एक परिवार की तरह लग रहे हो। हम तीनों कैमरे के सामने खड़े हो गए, एक परफेक्ट फोटो में। सेल्स असिस्टेंट ने तुरंत वो फोटो हम दोनों को वीचैट पर भेज दी। मैंने अपने फ़ोन पर तस्वीर पर एक नज़र डाली, कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिरकार मैंने परिवार के लिए कपड़ों का ये मैचिंग सेट खरीद लिया। शिया किंगवान को भी ये सेट मिला, लेकिन वो हिचकिचाई। क्या मैं तस्वीरों में सच में इतनी खुश दिख रही थी? कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने फ़ोन में एक नया एल्बम बनाया, उसमें तस्वीरें डालीं और फिर मुझे को भेज दिया। उसने अपनी बेटी का नाम याओ याओ रखा। ये सब करने के बाद उसने सावधानी से अपना फ़ोन वापस अपनी जेब में रख लिया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने मुझे आगे आते हुए देखा। एक हाथ से मैं चमचल याओ याओ का हाथ पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में वो सब कुछ था जो उसने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। ये दृश्य देखकर शिया किंगवान दंग रह गई। कुछ सेकंड बाद उसने अपना फ़ोन फिर से निकाला और धीरे से याओ याओ नाम मिटा दिया और उसकी जगह याओ याओ और जियांग हाओचेन लिख दिया। दोपहर के भोजन के बाद हम तीनों एक रिहायशी इलाके में गए। शिया किंगवान ने मुझे हिदायत दी, बस कहना कि याओ याओ मेरी बहन है और मैंने तुमसे ये करने को कहा है। अपने चाचा चाची को पता मत चलने देना। मैंने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो। ठीक है, मैंने कहा और घंटी बजाने के लिए आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद मेरी चाची जियांग लिंगलिंग ने दरवाज़ा खोला।
उन्होंने मेरे गाल पर उंगली मारी। हाओचेन, अचानक मुझसे मिलने क्यों आए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी चाची तुम्हें खेलने ले जाए? मैंने थोड़ी बेबसी से पूछा। चाची, आपकी उम्र कितनी है? हमेशा छोटी बच्ची की तरह व्यवहार मत करो। जियांग लिंगलिंग ने कमर पर हाथ रखकर कहा और कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने मेरे पीछे खड़ी 2 सुंदरियों को देखा। इससे पहले कि वो शिया किंगवान और मेरे रिश्ते के बारे में सोच पाती, उन्होंने उस छोटी बच्ची को अपने भाई पर मुस्कुराते हुए देखा। पता चला कि उसके पिता उसे उसकी परदादी से मिलवाने आए थे। उसके चेहरे की गहरी झुर्रियों को देखकर जियांग लिंगलिंग का चेहरा धीरे धीरे जम गया। ये तो हमारे जियांग परिवार जैसी दिखती है बेटा, उन्होंने सोचा और उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तुम्हारे पापा सूजे हुए हैं। मेरी आंखें चमक उठीं। आप क्या सोच रही हैं आंटी? मेरे पापा को इतनी सुंदर बच्ची कैसे मिल सकती है? जियांग लिंगलिंग के चेहरे पर धीरे धीरे सुधार आया। सच में? तो ये कौन है? मैंने अपना चेहरा सीधा किया। ये मेरी दोस्त और उसकी बहन है। आंटी को आज मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हमें बाहर मत खड़ा कीजिए। हमें जियांग लिंगलिंग से टकराते देख वह जल्दी से एक तरफ हट गईं और हमें घर के अंदर ले गईं। थोड़ी देर बाद जिया किंगवान याओ याओ का हाथ पकड़े चुपचाप सोफा पर बैठी थी, बस अपनी उंगलियों को घूर रही थी। थोड़ा पानी पी लो, जियांग लिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लड़की सच में बहुत सुंदर है। हाओ चेन को सच में अच्छी लड़कियां ढूंढने का हुनर आता है। शुक्रिया आंटी जियांग, जिया किंगवान ने बहुत संकोच से कहा। जैसे जो लड़की पहली बार मेरे बॉयफ्रेंड के घर आई थी, जियांग लिंगलिंग को देखते ही तुरंत मुझे अपने कमरे में ले जाने का बहाना बना लिया ताकि जिया किंगवान को थोड़ा आराम करने का समय मिल जाए। हमारे जाने के बाद याओ याओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा, माँ, आप याओ याओ को मुझसे छोटी दादी क्यों नहीं कहने देती? छोटी दादी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जिया किंगवान ने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि अभी छोटी दादी तुम्हारी छोटी दादी नहीं है, 10 साल से ज्यादा समय बाद होंगी। जब याओ याओ बड़ी हो जाएगी तब वो समझ जाएगी। एक परिचित लेकिन अपरिचित वातावरण में आना याओ याओ का दुर्भाग्य था। वह सबको जानती थी, लेकिन जो लोग कभी उससे प्यार करते थे वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ जियांग लिंगलिंग ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, ये 2 लड़कियां कौन हैं, एक बड़ी और एक छोटी? मैंने हाथ हिलाकर बड़ी ईमानदारी से कहा, आंटी, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन वह छोटी बच्ची मेरी बेटी है। जियांग लिंगलिंग ने तुरंत मेरी तरफ आंखें घुमाईं और बोली, कहीं और जाकर खेलो, मैं हर हफ्ते आती हूं ना। देखो तो जरा, जब वो पैदा हुई थी तब तो तुम्हारा विकास भी शुरू नहीं हुआ था। मैंने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। मेरी चाची बचपन में मेरी पैंट खींचना पसंद करती थीं। इस पर जियांग लिंगलिंग कमर पर हाथ रखकर मुझसे और सवाल पूछने लगीं। तो ये छोटी बच्ची कौन है, जल्दी बताओ। ये जिया किंगवान की छोटी बहन है। जन्म के कुछ समय बाद मानव तस्कर उसे अगवा कर ले गए थे। उन्हें हाल ही में उसका पता चला है, लेकिन उसका कोई पारिवारिक पंजीकरण नहीं है और वो स्कूल भी नहीं जा सकती। मुझे पता है ना, क्या भाई मेंग पुलिस स्टेशन से हैं? उन्होंने मुझे यहाँ आकर पूछने के लिए कहा था। ये सुनकर जियांग लिंगलिंग तुरंत, मेरे कान, भाई मेंग क्या? इतनी बदतमीजी मत करो। अब वो तुम्हारे मामा हैं और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उन्हें भाई मेंग ही बुलाता था। मैं इसे बदल नहीं सकता। चाची, आप तो बिल्कुल नासमझ हैं। मेरे मामा का नाम मेंग यूफेई है। वो मेरी चाची से 7 साल छोटे हैं। क्योंकि वो सुंदर हैं और उनका स्वभाव अच्छा है, इसलिए मोहल्ले के सभी बच्चे इस दयालु चेहरे वाले बड़े भाई को पसंद करते हैं। बाद में किसी तरह इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और भाई बहन के प्यार की एक सच्ची कहानी शुरू हो गई। मेरी बात सुनकर जियांग लिंगलिंग तुरंत शर्म से लाल हो गई। ये कैसी नासमझ, तुम एक छोटी बच्ची प्यार के बारे में क्या जानते हो? मैंने हाथ हिलाते हुए जल्दी से विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये उनके परिवार का मामला है, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये सब किसी के प्रति आकर्षित होने के बारे में है, पूछो मत। जियांग लिंगलिंग ने मुझे अजीब नज़रों से देखी। ये देखकर मैं बेबस सा हो गया। ठीक है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जियांग लिंगलिंग का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम इतने कामयाब हो, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। रुको, मुझे याद है कि तुम कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने वाले हो। मैं समझ गया कि वो क्या सोच रही हैं और मैंने उसे चुप करा दिया। तो मेरे माता पिता को मत बताना, और जब मेरी चाची बाहर जाएं तो कुछ मत कहना। लड़कियां संवेदनशील होती हैं। अगर उसकी बहन न होती तो वो आज यहां नहीं आता। जियांग लिंगलिंग ने हैरानी भरी आवाज निकाली और फिर गंभीरता से सोचने लगी।
लेकिन चाहे जैसे भी देखूं, ऐसा लगता है जैसे हमारे जियांग परिवार की मुखिया। मैंने तुरंत जवाब दिया, सही कहा ना, मुझे भी उससे एक जुड़ाव महसूस होता है। वैसे चाची, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं? जियांग लिंगलिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि भौं चढ़ाकर बोली, उसके परिवार वाले कहाँ हैं? छोटी बहन को सिर्फ बड़ी बहन ही क्यों लाई? मैंने आ भरी, उसकी माँ का देहांत हो गया है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। उसकी सौतेली माँ काफ़ी रूढ़िवादी है। आंटी, आप समझती नहीं हैं, है ना? उस छोटी बच्ची के लिए बहुत दयनीय है। लेकिन क्या उस छोटी बच्ची की पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज है? मैंने सिर हिलाया। पितृत्व परीक्षण तो है, लेकिन मैं उसे किसी को भी नहीं दिखा सकता। ये देखकर जियांग लिंगलिंग ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको अपने चाचा से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आंटी के और स्पष्टीकरण के बाद मुझे मोटे तौर पर समझ आ गया कि फिलहाल यही स्थिति है, कोई और रास्ता नहीं था। जब हम दोनों कमरे से बाहर आए तो शिया किंगवान अभी भी सोफे पर ठीक से बैठी थी। आंटी और भतीजी को बाहर आते देख वो थोड़ी घबरा गई थी। याओ याओ काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी और अपनी माँ की गोद में सो गई थी। ये देखकर मैंने अपनी आवाज़ धीमी करके कहा, चाची, एक और बात है, क्या आप चाओयांग प्राथमिक विद्यालय में चीनी भाषा की शिक्षिका नहीं हैं? क्या ये छोटी बच्ची पहले स्कूल जा सकती है? इस उम्र में वो हर समय घर पर नहीं रह सकती। जियांग लिंगलिंग ने सिर हिलाया, नहीं, उसे अभिभावक का प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा चाची अभी छुट्टियों पर हैं और लगभग 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गई हैं। बोलते हुए उसने अपने पेट को छुआ। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। चाची गर्भवती हैं। मुझे माफ़ करना, शायद मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आपकी ये यात्रा व्यर्थ ही गई। शिया किंगवान की आवाज़ नरम पड़ गई। चलिए कोई और तरीका सोचते हैं। ये देखकर जियांग लिंगलिंग की जिज्ञासा और बढ़ गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी बच्चे से बात कर रही हूं? उसने सोचा, आंटी, मैंने अभी आपको उसके परिवार की स्थिति के बारे में बताया। क्या आप ये कर सकती हैं? आप एक शिक्षिका हैं, इसलिए दिन में आप उसे पढ़ना लिखना सिखाने में मदद कर सकती हैं, उसे बाहर खेलने ले जा सकती हैं और हम शाम को उसे लेने आ जाएंगे। जियांग लिंगलिंग बिना किसी झिझक के मान गई। तुम्हारे चाचा आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं और घर पर अकेले मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि बोलते समय भी उनकी नज़रें सोफे पर बैठी शिया किंगवान से नहीं हटी। शिया किंगवान को ऐसा लगा जैसे ये शब्द सीधे उनसे कहे गए हों। शिया किंगवान के कान धीरे धीरे लाल हो गए। उसे लगा कि बाहर आने के बाद से जियांग लिंगलिंग की नज़रें कुछ अजीब सी हो गई हैं। ये सोचकर उन्होंने नज़रें नीचे कर लीं और फुसफुसा कर कहा, धन्यवाद आंटी जियांग। जियांग लिंगलिंग बस मुस्कुराईं। कोई बात नहीं, आंटी बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करती हैं, चिंता मत करो। तभी मेंग यूफई कई बैग लिए बाहर से अंदर आए और बताया कि वे आ गए हैं। आज रात खाना खाने के लिए रुकिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बधाई हो भाई मेंग, देखते ही देखते आप पिता बनने वाले हैं। मैं आपके बच्चे को गोद में लेने के लिए उत्सुक हूँ। मेंग यूफई जवाब देने ही वाले थे कि अचानक उनकी नज़र सोफे पर बैठी शिया किंगवान और उसकी बेटी पर पड़ी। वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तुम दोनों तो दोस्त हो? शिया किंगवान ने धीरे से जवाब दिया, नमस्ते अंकल। आंटी, हम अब वापस चलते हैं। मेरा परीक्षा पत्र अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं कल सुबह याओ याओ को लेकर आ जाऊंगी। मैंने सोती याओ याओ को उठाया और चली गई। हमें विदा करने के बाद जियांग लिंगलिंग ने मेंग यूफई को संक्षेप में हमारे आने का कारण बताया। मेंग यूफई को ये बात अजीब लगी और उन्होंने कहा, मुझे उस लड़के को वापस लाना होगा और उससे पूछताछ करनी होगी। उस छोटी लड़की जियांग हाओचेन की कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसका डेटिंग का क्या चक्कर है? जियांग लिंगलिंग ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया। वापस आओ यहाँ। हाओचेन बालिग है, भला क्या हो सकता है? वैसे भी जब तुम डेटिंग कर रहे थे तब पढ़ाई कर रहे थे। फिर जियांग लिंगलिंग ने अपने पति का कान पकड़कर कहा, जब तुम वीकेंड पर मेरे बिस्तर पर आए थे तो पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस अधिकारी मेंग यूफई घबरा गया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो अलग बात है, क्या तुमने ही पहल नहीं की थी? वापस आते समय मैंने आंटी की बात शिया किंगवान को दोहराई। ज्यादा मत सोचो। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, बस समय सही नहीं है। तुम्हारे अंक इतने अच्छे हैं कि तुम देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक में दाखिला ले सकती हो। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। शिया किंगवान ने मेरी तरफ देखा। और तुम्हारा क्या? मैं मुस्कुराया। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की टॉप छात्रा सीधे डबल बैचलर डिग्री के लिए जा रही है। शिया किंगवान ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया।
वो मुझसे और बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने वापस मुड़कर देखा। उसकी आवाज़ शांत थी। घर पहुंचने के बाद जब हम घर पहुंचे तो शाम के 4 बज चुके थे। छोटी बच्ची अभी भी आंखें सिकोड़ रही थी, इसलिए मैंने उसे सीधे बिस्तर पर लिटा दिया। सिया किंगवान ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने मेरा परीक्षा पत्र उठाया और उसे ध्यान से देखा। काफी देर बाद उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे शांत हुए। बस यही है कि मेरी अंग्रेजी और चीनी भाषाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। समय के साथ उनमें सुधार हो जाएगा, उसने सोचा। वो खड़ी हुई, मेरा परीक्षा पत्र अपने स्कूल बैग में रखा और बोली, मैं परीक्षा पत्र घर ले जाकर ध्यान से देखूंगी। सोमवार को करने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न चुन लूंगी। मैं जो लापरवाही से अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था, आखिरकार ऊपर देखा। सिया, तुम मजाक कर रही हो। मेरे अंकों को लेकर इतनी चिंतित क्यों हो? अगर तुम्हारे ही अंक कम हो गए तो? सिया किंगवान ने अपना स्कूल बैग पैक किया। उसकी हरकतें एक पल के लिए रुक गईं। तो चलो थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम कर देते हैं। अगर ये बहुत ऊंचा होगा तो मुझे डर है कि तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी। मेरा चेहरा उतर गया। फिर मैं दोबारा हंस पड़ा। कोई जरूरत नहीं, मैंने 500 से ज्यादा अंक लाकर भी तुम्हारी बराबरी कर ली थी। सिया किंगवान ने नाक सिकोड़ी। मैं अंकों की बात कर रही थी। इतना कहकर उसने अपना कैनवस बैग कंधे पर टांगा और चली गई। 10 मिनट बाद सिया किंगवान बस के पीछे अकेले बैठी अपने हाथ में पकड़ी खरगोश की गुड़िया को खाली निगाहों से घूर रही थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था, उससे वो लगभग सब कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। याओ याओ के वर्णन में उसका भविष्य इतना उज्जवल था कि कोई भी लड़की उससे ईर्ष्या करती, यहां तक कि अब भी उसे ये सब अवास्तविक सा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि वो 27 साल की होकर, चाहे वो लड़का ऐसा हो जिससे वो किसी भी उम्र में प्यार कर बैठे, जिया किंगवान फिर भी बहुत खुश थी। उसने गुड़िया के कान दबाए। माँ, इतने साल बीत गए और आपके अलावा मुझे एक छोटा सा खरगोश कौन देता? आधे घंटे बाद जिया किंगवान कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, फिर चाबी निकालकर दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बैठक में केवल उसकी सौतेली माँ जाओ जीकिंग बैठी थी, जबकि जिया क्योंग के शयन कक्ष का दरवाजा कसकर बंद था और टीवी की आवाज़ बहुत धीमी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर जाओ जीकिंग मुड़ी और उसकी तरफ देखा। वान वान, आओ बैठो। जिया किंगवान हिचकिचाई। कुछ पल की झिझक के बाद जिया किंगवान आखिरकार आज्ञाकारी होकर सोफे पर बैठ गई। जाओ जीकिंग ने टीवी की आवाज़ पूरी तरह बंद कर दी, फिर अपनी नाम मात्र की बड़ी बेटी को ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे याद है तुमने आज सुबह मुझसे कहा था कि तुम पुस्तकालय पढ़ने जा रही हो, लेकिन तुम्हारी बहन दोपहर में वापस आई और बताया कि तुम असल में एक लड़के के साथ बाहर गई थी। जिया किंगवान ने इनकार नहीं किया, बस दृढ़ता से सिर हिलाया। वो जानती थीं कि अगर वो सच नहीं मानती तो जाओ जीकिंग शायद इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिया किंगवान अपने बारे में बातें छुपाने से कतराती थीं और जाओ जीकिंग को उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो सच मान लेगी। वो अचानक चुप हो गई। काफी देर रुकने के बाद बोली, मैंने क्योंग क्योंग से सुना है कि वो लड़का थोड़ा संदिग्ध है। वान वान, तुम उसके साथ कैसे बाहर जा सकती हो? नहीं, वो कोई संदिग्ध लड़का नहीं है। जिया किंगवान का लहजा असामान्य रूप से गंभीर था, उसके सामान्य संकोची स्वभाव के विपरीत। जाओ जीकिंग ने उसकी इस हरकत पर नाराजगी जताते हुए भौएं चढ़ाईं। मैंने अभी तक तुम्हारे पिता को इसके बारे में नहीं बताया है, उन्हें परेशान मत करो। तुम्हें उस लड़के से दोबारा मिलने की इजाजत नहीं है, समझी? मेरे ग्रेड बहुत अच्छे और स्थिर हैं और मैं अब बालिग हो चुकी हूं। मुझे पता है कि कौन अच्छा दोस्त है। इस बार जाओ जीकिंग सचमुच गुस्से में थी। क्या तुम तर्क नहीं समझती? मुझे डर है कि तुम धोखा खा जाओगी। तुम्हें पता है ना, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद तुम जहां चाहो जा सकती हो, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हें डांट सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मेरे पास तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें पता है ना? जाओ जीकिंग गुस्से में थी और बिना सोचे समझे बोल बैठी, लेकिन बोलने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि ये कितना गलत था। उसने मुंह खोला, लेकिन कुछ और नहीं बोली। फिर दोनों चुपचाप सोफे पर बैठ गईं। टीवी की स्क्रीन के अलावा सब कुछ मानो थम सा गया था। आखिर में जिया किंगवान अपना स्कूल बैग पकड़े खड़ी हो गईं। अब गुस्सा मत करो, अपना ख्याल रखना। मैं वादा करती हूं कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान मैं आपको और पापा को निराश नहीं करूंगी।
उसके संबोधन के तरीके को देखकर ऐसा लगा कि जियाओ जिकिंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। वो जानती थी कि उसके शब्दों ने कितना दुख पहुंचाया था। वो बस देखती रही। जिया खिंगवान को अपने कमरे में जाते और धीरे से दरवाज़ा बंद करते देख जियाओ जिकिंग ने सोचा कि वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, उसे अपनी बेटी की तरह पाले। लेकिन हर बार जब वो खिंगवान का लगातार खूबसूरत होता चेहरा देखती तो उसे अपनी दिवंगत माँ की याद आ जाती। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने आह भरी, खिंगवान अच्छी बच्ची है, पर वो मेरी बेटी नहीं है। इतने सालों में मैं उसे कभी पसंद नहीं कर पाई। अब मैं क्या करूं? उस रात मैंने याओ याओ को समय यात्रा की कहानी समझाने में 4 घंटे बिताए। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैंने उसे डोरेमोन के कई एपिसोड भी दिखाए। इसलिए अगली सुबह जब मैंने याओ याओ से पूछा तो उसने उत्साह से कहा, याओ 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 जानती है कि मैं डोरेमोन हूं, जो भविष्य से टाइम मशीन में बैठकर उसके माता पिता की इच्छा पूरी करने आई हूं। मैं अपने माता पिता के अलावा किसी को नहीं बताता। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसे अपनी चाची के घर ले गया। घर में घुसते ही जियांग लिंगलिंग ने अजीब तरह से मेरी तरफ देखा। तुम अकेले क्यों हो? वो लड़की कहाँ है? मैंने शांत भाव से जवाब दिया, उसका घर काफी दूर है, इसलिए कल रात मैंने छोटी बच्ची को मेरी देखरेख में सौंपा था। याओ याओ ने सबको नमस्कार करते हुए कहा, सुप्रभात दादी। याओ याओ का नमस्कार सुनकर जियांग लिंगलिंग थोड़ी हैरान हुई। तुमने उसे ये सिखाया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि उसे इस नाम से कैसे बुलाना सिखाऊं। तुम उसे उसी नाम से क्यों नहीं बुलाती जिस नाम से मेरी बेटी मुझे बुलाती है? जियांग लिंगलिंग ने बिना सोचे समझे एक पल के लिए कहा। ये नाम उसे बहुत प्यारा लगा और उसे उस छोटी बच्ची से स्वाभाविक लगाव महसूस हुआ। याओ याओ, आज तुम अपनी बड़ी चाची के साथ खेल रही हो। अच्छे बच्चे बनकर आना, मैं तुम्हें आज रात लेने आऊंगा। दादी जियांग याओ ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी होकर जियांग लिंगलिंग के पास गईं और उनका हाथ पकड़ लिया। चाची, क्या आप उसे समय मिले तो पढ़ना लिखना भी सिखा सकती हैं? ये बच्ची अब प्राथमिक विद्यालय की उम्र की है। जियांग लिंगलिंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर नीचे देखा तो छोटी बच्ची उन्हें देख रही थी। अपनी परदादी की निगाहें देखकर जियांग याओ मीठी मुस्कान से बोली, परदादी, याओ याओ के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। टीचर मुझे रोज छोटे छोटे फूल इनाम में देती है। जियांग लिंगलिंग खुद को रोक नहीं पाई और मुड़कर उसे घूरने लगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि उसे मानव तस्करी से लाया गया था? क्या बच्ची का अपहरण हुआ था? वो तो स्कूल भी जाती है। मैंने अजीब तरह से कंधे उचका दिए। शायद मानव तस्कर भी अनिवार्य शिक्षा का महत्व जानते होंगे। जियांग लिंगलिंग ने मेरी तरफ आंखें घुमाई। मुझे लगता है तुम ही मानव तस्कर जैसे दिखते हो। ठीक है, अब मुझे स्कूल जाना चाहिए। मेरे जाने के बाद मेरी चाची ने उस छोटी बच्ची को देखकर मुस्कुराया। याओ याओ, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? दादी, मेरा नाम जियांग याओ है। ये सुनकर जियांग लिंगलिंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। याओ याओ का उपनाम भी जियांग था। इस बारे में सोचते हुए उसने अपने सामने बैठी छोटी बच्ची को और भी ध्यान से देखा और महसूस किया कि वो बचपन में बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी। लेकिन उसकी आंखें दूसरी तरफ उस लड़की से मिलती जुलती थीं जो उस दिन उसके साथ आई थी। एक संभावना के बारे में सोचते ही जियांग लिंगलिंग को अचानक ये बेतुका लगा। इसी बीच मैं अभी स्कूल लौटा ही था कि मुझे शिया किंगवान का संदेश मिला। शायद मैं इस हफ्ते तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगी। क्या तुम मेरी तरफ से याओ याओ से माफ़ी मांग सकते हो? मैंने इस बारे में सोचा और मुझे ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। आखिर वो एडवांस क्लास की टॉप स्टूडेंट है, इसलिए उसका व्यस्त होना स्वाभाविक है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ अभ्यास की किताबें और कुछ अन्य चीज़ें चुन ली हैं। जब समय मिलेगा मैं तुम्हें दिखा दूंगी। टॉप स्टूडेंट तो टॉप स्टूडेंट ही होती है, वो कभी काम टालती नहीं है। ये सोचते हुए मैंने जवाब टाइप किया, स्कूल के बाद। शिया किंगवान ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, आज पापा मुझे लेने आ रहे हैं। मैं थोड़ी उलझन में पड़ गया। मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या मुझे अभी भी लेने के लिए माता पिता को आना पड़ेगा? तभी मेरा चेहरा खिल उठा। मुझे लगा कि उसकी सहेली ही वापस जाकर कुछ बकवास फैलाने वाली है। सोचते सोचते मैंने एक लड़की को फ़ोन लाने को कहा और उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना ही अपना फ़ोन रख दिया। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो बगल वाले कमरे की ली यूयू मुझे घूर रही थी। मेरी नज़र देखकर उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया।
मेरा इरादा नहीं था, मैं आपसे कुछ गणित के सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन आप इतने ध्यान से पढ़ रहे थे कि नज़र आप पर ही पड़ गई। मैंने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, कहीं वो परेशान करने वाला चैन हाओ तो नहीं देख रहा। हालांकि ली यूयू जानती थी कि झांक झांक करना ठीक नहीं है, लेकिन जब उसने देखा कि कॉन्टैक्ट का नाम शिया किंगवान है तो वो नज़रें नहीं हटा पाई। खासकर उस मैसेज की वजह से, शायद मैं इस हफ्ते आपके घर नहीं आ पाऊंगी। ली यूयू को लगा कि अगर वो देखती रही तो उसे कुछ ऐसा दिख सकता है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इसी क्षण मैंने कहा, यूयू, बहन यूयू, क्या आप ऊपर जाकर मेरे लिए शिया किंगवान को बुला सकती हैं? वो मुझे कुछ देना चाहती हैं। ली यूयू अनमने ढंग से मैनू को कुरेदते हुए बोली, मैं तो सो चुकी हूं, पर नहीं। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि मुझे कुछ गड़बड़ लगी और मैंने झट से अपनी बात बदल दी। नहीं, बस एक आम दोस्त है। लेकिन ली यूयू को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। क्योंकि वो सिर्फ एक आम दोस्त है, मैं चैन हाओ को बता दूंगी। मैं घबरा गया। बिल्कुल नहीं, ली यूयू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। सिर्फ एक आम दोस्त नहीं। ये देखकर मैंने तुरंत अपना तुर्ब का पत्ता खेला। बहन यूयू, सिम्स की चिंता मत करो। ली यूयू ने तुरंत भौएं चढ़ा ली। सिम्प? लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता है। मैंने शांत भाव से जवाब दिया। क्या सिम्प के भी अलग अलग स्तर नहीं होते? हालांकि ज्यादातर तो वो लोग होते हैं जो मेज पर बैठने के लायक नहीं होते, लेकिन कभी कभार उन्हें बचा खुचा मिल जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अटपटी लग रही थी, फिर भी ली यूयू ने उन्हें विनम्रता से याद दिलाया, हाओ चैन, तुम गुइनान के साथ एक ही मेज पर बैठे हो, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। मैंने उसे भी यही कहा था, पर उसने नहीं सुना। पर वो लड़की है, अगर लोगों को पता चल जाए कि मैं उसकी चापलूसी कर रहा हूं तो कितनी शर्मिंदगी होगी। ली यूयू गुस्से से भरी शक्ल बनाकर अपनी सीट पर वापस चली गई। क्या तुम इससे भी ज्यादा बेशर्म हो सकते हो? हालांकि आखिर में उसने उदारता से मदद की। लेकिन जब जिया किंगवान द्वारा दिया गया अभ्यास परीक्षा पत्र देखा तो वो शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। ये बिल्कुल अनावश्यक है। अगर तुम दोनों एक ही विश्वविद्यालय में जाना चाहते हो तो हाओ चैन से इतनी मेहनत करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। जिया किंगवान चुप हो गई। वो पूरे समय चुपके से उस लड़की को देख रही थी और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, क्या तुम जियांग हाओ चैन की दोस्त हो? ली यूयू मुस्कुराई और सिर हिलाया। मुझे लगता है हम बचपन के दोस्त हैं। हम प्राथमिक विद्यालय से साथ खेलते आ रहे हैं। लेकिन हाओ चैन में हाल ही में काफी बदलाव आया है, ली यूयू ने कहा। वो पहले मुश्किल से ही पढ़ाई करता था, अक्सर सुबह की पढ़ाई के दौरान सो जाता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो आते ही पढ़ने और शब्दावली याद करने में लग जाता है। जिया किंगवान कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। शायद उसकी पिछली टिप्पणी से उसे थोड़ी जलन हुई थी कि वो पढ़ाई में पीछे रह गया है। फिर ली यूयू जाने की तैयारी करने लगी। जाने से पहले उसने ईर्ष्या और लालसा से भरी निगाहों से उस लड़की को देखा। उसने जिया किंगवान पर एक नजर डाली, सुंदर, पढ़ाई में होशियार और लंबी टांगों वाली, जिसे देखकर उस जैसी लड़की भी ललचा जाती थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है जियांग हाओ चैन, तुम मरने के लायक हो। अगले कुछ दिनों तक शिया किंगवान मेरे घर नहीं आईं। वो कभी कभार ही अभ्यास के कुछ प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान बिंदु संकलित करती थीं, जिन्हें ली यूयू मेरे पास लाती थीं। कभी कभार मैं उसे स्कूल के बाद नीचे देखता था। वो थकी हुई लगती थीं, मानो उसके परिवार ने उस पर कड़ी निगरानी रखी हो। फिर भी वो हर रात याओ याओ की आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन करती थीं। दादी, आज मैंने याओ याओ से उसके माता पिता के नाम लिखवाए हैं। शिया किंगवान ने वीचैट पर फोटो पर एक नज़र डाली। साफ सुथरी, बच्चों जैसी सीधी साधी लिखावट थी। ये स्पष्ट था कि याओ याओ ने काफ़ी अभ्यास किया था। उसकी आवाज़ अनायास ही नरम पड़ गई। याओ याओ सच में कमाल है, लेकिन जियांग हाओ चैन, क्या तुम्हारी चाची को कुछ शक नहीं होगा? मैं मुस्कुराया। कुछ नहीं, चाची ने कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन याओ याओ बहुत उत्साहित थी और उसने कुछ भी नहीं बताया। इतना कहकर मैंने अपना सिर थोड़ा खुजाया। बात बस इतनी थी कि जब मैंने याओ याओ को पहली रात लेने गया था तो चाची की नज़रें थोड़ी दबी हुई और झिझक भरी थीं। शिया किंगवान ने फ़ोटो सेव करके अपने निजी एल्बम में रख ली। इस समय याओ याओ ने फिर से सिसकते हुए कहा, मम्मी, आप याओ याओ से मिलने कब आ रही हैं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है।
मुझे भी याओ याओ की बहुत याद आ रही है। कृपया मम्मी को थोड़ा और समय दीजिए, ठीक है? ठीक है। शिया शनिवार को उससे उस बारे में बात की थी। उनकी आवाज़ कठोर नहीं थी, लेकिन उनका इशारा यही था कि वो उम्मीद कर रहे थे कि शिया विश्वविद्यालय जाने से पहले लड़कों के ज़्यादा करीब ना आए। इससे पहले कि शिया किंगवान कुछ और कह पाती, उसके पिता शिया किमिंग ने दरवाज़ा खटखटाया। किंगवान, आराम करो, इतनी रात को फ़ोन मत करो, हम कल सुबह इस बारे में बात कर लेंगे, उन्होंने धीरे से कहा। फ़ोन रख दो, शिया किंगवान ने जवाब दिया। याओ याओ यहाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर उसने पहले फ़ोन रख दिया। शिया किंगवान ने अपना फ़ोन नीचे रखा और पीछे मुड़कर कड़े स्वर में कहा, ठीक है पापा। ये तनावपूर्ण स्थिति पूरे 1 सप्ताह तक शुक्रवार रात तक बनी रही। जब शिया किंगवान स्कूल से घर लौटीं तो उसने बैठक को खाली पाया। वो बेचैन हो गईं। उसे याओ याओ की आवाज़ सुनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कल से उसे कोई संदेश नहीं मिला था और उसके फ़ोन कॉल का भी कोई जवाब नहीं मिला था। उसने पूछा कि क्या वो इस सप्ताहांत याओ याओ से मिलने जा सकती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इससे शिया किंगवान बेचैन हो गईं। तभी शिया किमिंग का फ़ोन आया। किंगवान, क्या तुम घर पर हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारा तोहफा मेज़ पर रखा है। जन्मदिन मुबारक हो। शिया किमिंग की आवाज़ थकी हुई लग रही थी। शिया किंगवान को तब जाकर याद आया कि आज उसका जन्मदिन है। धन्यवाद पापा, उसने कहा। कुछ पूछने पर शिया किंगवान को पता चला कि वे लोग अस्पताल गए थे और पेज मेई की दादी बहुत देर से घर आएंगी। फ़ोन रखने के बाद शिया किंगवान अपने कमरे में लौट गई। उसने पहले तोहफे में मिले सफ़ेद स्नीकर्स को वापस शू कैबिनेट में रखा, फिर अपना फ़ोन उठाया, लेकिन चैट में कोई जवाब नहीं आया। उसने मैसेज को फिर से एडिट किया। क्या मैं अभी आ सकती हूँ? ये मैसेज भेजने के बाद शिया किंगवान के मन में कुछ और नहीं आया। वो बिस्तर पर बैठ गई, घुटनों को गले लगाया और सामने रखे फ़ोन को खाली निगाहों से देखती रही। हाल के तनाव ने उसे थका दिया था और वो अनजाने में ही हेडबोर्ड से टिक गई और सो गई। जब फ़ोन की घंटी बजने से उसकी नींद खुली, तब तक बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। उसकी आंखें थोड़ी सुस्त थीं और वो कुछ स्तब्ध सी थी। उसने लगातार बज रहे फ़ोन को उठाया। क्या कर रही हो? कांपते हाथों से उसने फ़ोन उठाते हुए सोचा। क्या कर रही हो? शिया किंगवान ने कई बार फ़ोन किया, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। शिया किंगवान ने अपनी आंखें ज़ोर से मली, जैसे मैंने उसे डांटा हो, और थोड़ी नाराज़ भी थीं। मैं अभी अभी गलती से सो गई थी। साफ है कि तुमने ही मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। कितना समय हो गया है? जल्दी उठो। याओ याओ, मुझे कसकर पकड़ो, लड़ते समय लड़खड़ाओ मत। याओ याओ की थोड़ी गुस्से वाली नरम आवाज़ फ़ोन की दूसरी तरफ से आई। ठीक है। मैंने उससे पूछा कि क्या हम अब बाहर जा सकते हैं। शिया किंगवान बिस्तर पर लेटी हुई मुझे खाली निगाहों से देख रही थी। तुम कहाँ हो? मैं मुस्कुराया, जल्दी से उठा, चेहरा धोया, कपड़े पहने और फिर नीचे जाकर उसका इंतज़ार करने लगा। फ़ोन रखने के बाद शिया किंगवान उठी, सज धज कर बैठी और फिर याओ याओ और मैं फूलों की क्यारी के पास एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। स्ट्रीट लैंप की हल्की पीली रोशनी में हमारी लंबी परछाइयां बन रही थीं, जिससे एक गर्मजोशी भरा और आरामदायक माहौल बन गया था। शिया किंगवान वहां खड़ी थीं, कुछ सोच में डूबी हुई हमें देख रही थीं। जियांग याओ ने उन्हें तुरंत देख लिया। मम्मी, वो चिल्लाईं, उछलती कूदती हुई, अपनी छोटी बच्ची को भी साथ खींचते हुए। उन्होंने अपने गोल मटोल हाथ फैलाए और कहा, जन्मदिन मुबारक हो, आप हर जन्मदिन पर जवान रहें मम्मी। शिया किंगवान ने लगभग सहज ही उन्हें गले लगा लिया। अभी भी थोड़ी हैरान थीं। मैं उनके बगल में खड़ा था। मेरे हाथ में जन्मदिन के उपहार का एक पारदर्शी डिब्बा था। जन्मदिन मुबारक हो, मैं तुम्हारे लिए एक केक लाया हूँ। वाह! शिया किंगवान खुशी से चिल्लाईं। आपको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? मैं मुस्कुराया और समझाया। याओ याओ ने मुझे बताया। छोटी बच्ची, वो कल सुबह उठकर तुम्हारा जन्मदिन मनाने की जिद करने लगी। पिछले 2 दिन बहुत थकान वाले रहे। शिया किंगवान कुछ नहीं बोली, बस सहज ही अपनी बेटी को और कसकर गले लगा लिया। याओ याओ, क्या तुम नाराज नहीं हो कि माँ इतने दिनों से तुमसे मिलने नहीं आई? अचानक जियांग याओ ने उलझन में हम किया। याओ याओ माँ से मिलने आई है।
अपनी बेटी के मासूम और प्यारे रूप को देखकर शिया किंगवान की पिछली भावनाएं बदलने लगीं, मानो कोई ऐसी चीज जो उन्होंने कभी चाही भी नहीं थी अचानक उनके सामने प्रकट हो गई हो। शिया किंगवान की नाक में झंझनी हुई, उनके होंठ हल्के से हिले, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल सकीं। याओ याओ एक छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह शिया किंगवान के कोमल गालों से लिपट गई। मम्मी केक खाने से पहले मोमबत्तियां बुझाती हैं, उसने अपनी जेब से रंग बिरंगी मोमबत्तियों का एक पैकेट निकालते हुए कहा। पापा ने कहा कि याओ याओ डोरेमोन है जो मम्मी पापा की इच्छाएं पूरी करने आई है। शिया किंगवान ने अपनी नजरें नीची कर लीं और धीरे से सिसकी भरी। मम्मी ने एक इच्छा मांगी, उसने कहा। ये देखकर मैंने डिब्बा बेंच पर रख दिया। अंदर एक छोटा सा केक था जो उसके पसंदीदा खरगोश के सिर जैसा दिखता था। ये थोड़ा बचकाना और अजीब लग रहा था, जिसमें 2 लाल स्ट्रॉबेरी आंखों के लिए और एक गाजर नाक के लिए बनी थी। क्रीम से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था हैप्पी बर्थडे शिया किंगवान, मानो याओ याओ ने लिखा हो। शिया किंगवान की नजरें एक पल के लिए धुंधली हो गईं। उसकी आंखें केक पर ऐसे टिक गईं जैसे कोई छोटी बच्ची नए खिलौने को देखती है। वो उसे लंबे समय तक ध्यान से देखती रही। काफी देर चुप रहने के बाद शिया किंगवान ने धीरे से कहा, तो क्या तुम केक बना सकते हो? मैंने तुरंत इनकार कर दिया। बकवास मत करो, मैं नहीं बना सकता, ये दुकान से खरीदा था। मैं एक बड़ा आदमी हूं, मेरे पास केक बनाने का धैर्य कैसे हो सकता है? तुमने खरगोश की नाक के लिए गाजर का इस्तेमाल क्यों किया? मुझे कुछ और नहीं मिला। नहीं, मैंने पहले ही कहा था ये दुकान से खरीदा था। शिया किंगवान हंस पड़ी। कोई दुकान से इतना बदसूरत केक कैसे खरीद सकता है? उसे अचानक लगा कि काश सब कुछ वीडियो की तरह धीमा हो जाता और वो सब कुछ सहेज लेती। शायद भविष्य में उसे और भी जन्मदिन के केक मिलेंगे, लेकिन वो अपने 18वें जन्मदिन पर मिले उस बदसूरत केक को कभी नहीं भूलेगी। मैंने याओ याओ से मोमबत्ती ली, उसे जलाया और केक पर रख दिया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मोमबत्ती की लौ बहुत धीमी थी, मानो किसी भी क्षण बुझ जाएगी, लेकिन फिर भी उसने उसे जलाया और नीचे बैठ गई। याओ याओ और शिया किंगवान मोमबत्तियों के सामने खड़ी थीं और मैं उनके बगल में खड़ा था। शिया किंगवान को अचानक केक काटने में हिचकिचाहट हुई। उसने सावधानी से पूछा, जियांगहाओ चैन, क्या मैं मन्नत मांगने से पहले एक तस्वीर ले सकती हूँ? मैंने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया और उसे जितनी चाहे उतनी तस्वीरें लेने दी। अंत में शिया किंगवान ने अपने कैमरे से इस नाजुक केक की तस्वीर खींची और उसे ध्यान से अपने निजी फोटो एल्बम में रख लिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि इतने कम समय में ही एल्बम तस्वीरों से भर गया है। याओ याओ ने शरारती अंदाज में अपनी माँ का हाथ हिलाते हुए कहा, मम्मी जल्दी करो और मन्नत मांगो, अगर मोमबत्ती बुझ गई तो बहुत देर हो जाएगी। तभी शिया किंगवान को समझ आया कि क्या हो रहा है और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने एक ऐसी इच्छा की जिसकी उसने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपने पसंदीदा स्थान पर विश्वविद्यालय जाना चाहती हूँ, अपनी मनमर्जी से जीना चाहती हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे, जिसे मैं प्यार कर सकूं, और अपना एक सच्चा घर बनाना चाहती हूँ। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो याओ याओ ने अपने गाल फुलाए और अपनी माँ के सामने मोमबत्ती को झट से बुझा दिया। उसने राहत की सांस लेते हुए अपनी छाती थपथपाई कि मोमबत्ती लगभग बुझ चुकी है। शिया किंगवान मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ कहा नहीं सकीं। माँ याओ याओ केक काटेगी। ठीक है याओ याओ, ध्यान रखना कहीं उसकी आंख में न लग जाए। कुछ मिनट बाद माँ बेटी सिर झुकाकर केक खाने बैठ गईं। मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए मैंने एक गाजर उठाई और उनके बगल में बैठकर उसे चबाते हुए उन्हें देखता रहा। अचानक मैंने यूं ही पूछ लिया, तुमने क्या इच्छा की, बताओ। शिया किंगवान ने सहज रूप से मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर सोचा, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो इसका असर कम नहीं होगा। क्या वो खुद को अभी भी छोटा बच्चा समझती है? तभी मैंने नींद में जम्हाई लेते हुए कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो भविष्य से टाइम मशीन में वापस आया ये डोरेमोन तुम्हारी मदद कैसे करेगा? शिया किंगवान रुक गई और सहज ही अपने मुंह में रखा केक निगल लिया। उसे अचानक अपने कानों के पीछे गर्मी महसूस हुई, जिससे उसके गाल लाल हो गए। थोड़ी देर बाद उसने हिचकिचाते हुए धीमी आवाज में पूछा, तुमने अभी क्या कहा? मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब है और गाजर चबाने लगा।
मैंने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो भविष्य से टाइम मशीन में वापस आया ये डोरेमोन तुम्हारी मदद कैसे करेगा? शिया किंगवान ने ओ कहा, अपना सिर नीचे किया और चुपचाप कांटे से केक का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। मीठा रेशमी स्वाद तुरंत घुल गया। उसकी हिचक देखकर मैंने और कुछ नहीं पूछा, बस यूं ही याओ याओ को केक खाते हुए देखता रहा। पता नहीं कितना समय बीत गया, फिर मुझे लड़की की आवाज़ सुनाई दी। मेरी इच्छा है कि अगले साल अपने जन्मदिन पर मैं मोमबत्तियों पर ऐसे ही मन्नत मांग सकूं, जैसे अभी मांग रही हूं। केक खत्म करने के बाद शिया किंगवान को अचानक कुछ याद आया। वैसे जियांग हाओचेन, क्या कॉलेज में डेटिंग करने का कोई इरादा है? मैं थोड़ा हैरान हुआ। आप ये क्यों पूछ रही हैं? शिया किंगवान ने होठ से कोड़ लिए। याओ याओ का जन्म एक इत्तेफाक था, पर वो हमारी बेटी है, इसलिए याओ याओ के समझदार होने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक गर्लफ्रेंड ना बनाए। मैं कुछ नहीं बोला, बस वो उसे दिलचस्पी से देखती रही और शिया किंगवान ने बिना किसी अपराध बोध के मेरी तरफ देखा। बिल्कुल, मैं तुम्हें डेटिंग करने से नहीं रोक रही हूँ, उसने कहा। बस उम्मीद करती हूँ कि तुम याओ याओ को दुख न पहुंचाओ। मैंने सहमति में सिर हिलाया। ये बात वाजिब है और मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि शिया किंगवान चैन की सांस ले पाती, मैंने अचानक विषय बदल दिया। मैंने कहा, लेकिन इससे मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। शिया किंगवान ने तुरंत मुझे घूर कर देखा। याओ याओ को धोखा देना तुम्हारे लिए मुश्किल है। ये देखकर मैं हंस पड़ा। मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मौत का फरमान सुनाया है। हाँ, मुझे विश्वविद्यालय जाते समय एक लड़की को घर लाना होगा, ताकि वो हमारे जियांग परिवार की बहू बने। नहीं तो नए साल पर शायद मुझे घर में भी प्रवेश न मिले। शिया किंगवान की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी। उसने धीरे से नजरें फेर लीं और चुप रही। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। मैंने कहा, मजाक कर रही हो शिया, तुम्हें कोई रास्ता सोचना होगा। शिया किंगवान अपनी हंसी रोक रही थीं और काफी देर चुप रहने के बाद आखिरकार उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं क्या करूं? फिर वो उसे ध्यान से देखते हुए शिया किंगवान की भौहें तन गईं। वरना क्या? उसने सोचा। अच्छा, बस अपनी बात पूरी करो। याओ याओ के आने के बाद से ये विषय काफी संवेदनशील हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ राज खुलने वाला है। शिया किंगवान को अचानक घबराहट होने लगी। कुछ मिनट बीतने के बाद आखिरकार उसे याद आया। उसकी आवाज में अभी भी हंसी झलक रही थी। वरना मैं चैन हाओ को घर ले जाऊंगी। मेरी माँ को हमेशा से शक रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। शिया किंगवान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो जानती थी कि चैन हाओ कौन है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी नज़र वैंग वेई पर पड़ी। अभी तुम क्या सोच रही थीं? शिया किंगवान को अचानक एहसास हुआ। मैं बस एक मुस्कान का इंतजार कर रहा था। ओह, फिर? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? क्या ठंडी हवा से? नहीं, मेरा चेहरा लाल नहीं है। मैंने सिर हिलाया। लगता है नहीं, मैंने गलत देखा होगा। शिया किंगवान एकदम चुप हो गई। इस दुनिया में ऐसा चिड़चिड़ा इंसान कैसे हो सकता है? फिर उसने मुंह बनाया, गहरी सांस ली और बोली, याओ याओ, मम्मी को सच बताओ, क्या तुम्हारी होने वाली माँ को कभी कभी हिंसक होने का मन करता है? तलवार अचानक रुक गई और वो धीरे धीरे चली गई। तुम अभी भी किसी को मारने के बारे में क्यों सोच रही हो? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा था। शिया किंगवान याओ याओ को अपने साथ ले गई। उसका चेहरा अभी भी तनाव में था, मानो वो बहुत गुस्से में ना हो। शायद इसीलिए वो आदमी मुझ पर इतना खुश हो रहा था। 12 मिनट बाद रिहायशी इलाके के प्रवेश द्वार पर मैंने याओ याओ का हाथ पकड़कर उसे अलविदा कहा। मुझे अब और विदा मत करो, बस बहुत हो गया। हम अब वापस जा रहे हैं, तुम्हें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इतना कहकर मैं एक पल रुका और फिर बोला, याओ याओ को परेशान मत करना, अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे बता देना। शिया किंगवान ने सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों से उसका मूड कुछ ठीक नहीं था और उसे इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि मैं ये समझ गई थी। फिर वो झुकी, हाथ बढ़ाकर याओ याओ के सिर को छुआ। याओ याओ, तुम्हें पापा की बात माननी है और हर दिन खुश रहना है। मैंने धीरे से याओ याओ के सिर पर थपथपाई, लेकिन वो फिर भी सिसकियां भरती रही। मम्मी, मम्मी, क्या आप कल याओ याओ के साथ घर आ रही हैं? पापा को भी मम्मी की बहुत याद आएगी। पहले चाहे पापा काम में कितने भी व्यस्त क्यों न हों, हर दिन मम्मी को स्कूल से लेने आते थे।
ये सुनकर शिया किंगवान ने अनजाने में ऊपर देखा और मेरे फ़ोन पर टाइप कर रही उंगलियां थोड़ी देर के लिए रुक गईं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और वीचैट पर मैसेज का जवाब देती रही। याओ याओ की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। याओ याओ हर दिन कितनी अच्छी और आज्ञाकारी रहती है, बस उसे माँ की बहुत याद आती है हर दिन। शिया किंगवान को दिल में दर्द सा महसूस हुआ और उसने अपनी बेटी के गालों को हल्के से छू लिया। याओ याओ, रो मत, माँ वादा करती है, माँ कल जरूर घर आ जाएंगी। रात के 9 बज चुके थे। याओ याओ को नहलाने धुलाने के बाद मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया। वो शायद थकी हुई थी और बिना कुछ कहे उसने तकिया गले लगाया और गहरी नींद में सो गई। ये देखकर मैंने अपना लैपटॉप उठाया, एक होटल का कमरा बुक किया और ऑनलाइन नौकरी के अवसर तलाशने की योजना बनाई। आखिर मैं हर दिन अपनी माँ से सब कुछ रजिस्टर करने के लिए तो नहीं कह सकता था। सौभाग्य से मैं बचपन से ही कंप्यूटर चलाता आ रहा था, इसलिए उन नासमझ कॉलेज के छात्रों की मदद करना मुझे अच्छा लगा। 3 घंटे बाद अपने सामने 1000 युआन का बिल देखकर मैं संतुष्टि से मुस्कुराया। आजकल आलसी कॉलेज के छात्र तो बहुत हैं। इस आमदनी से याओ याओ का पालन पोषण करना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगली सुबह मुझे उसकी देखभाल करने में पूरा आधा घंटा लग गया। मेरी बेटी अपने रूठे होठों के साथ नहा धोकर तैयार हो गई। जैसे ही याओ याओ ने अपने चावल के नूडल्स खत्म किए, शिया किंगवान आ गई। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आज तुम बाहर कैसे गई हो? मैंने पूछा। पापा मम्मी और बहन को हमारे पैतृक शहर ले गए हैं, वे कल तक वापस नहीं आएंगे। ओह हाँ, फ्रिज में कुछ बचा है क्या? मैं याओ याओ के लिए दोपहर के खाने में कुछ अच्छा बना दूंगी। मैंने एक पल सोचा, फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। मैं नीचे सुपरमार्केट जाने के लिए उठ गई। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैंने कहा। चलो याओ याओ को भी साथ ले चलते हैं और देखते हैं उसे क्या खाना पसंद है। 10 मिनट बाद याओ याओ उछलती कूदती आगे निकल गई। पापा, याओ याओ को आलू के चिप्स चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए आलू के चिप्स का एक पैकेट उठाया और उसे कार में रखने की तैयारी की। शिया किंगवान ने झट से चिप्स छीन लिए। उसका चेहरा तनाव से भरा था। तुमने उसके लिए ये क्यों खरीदे? मैं हिचकिचाया। लेकिन याओ याओ को ये पसंद है। अगर उसे पसंद है तो उसके लिए खरीद लो। बच्चों के लिए ज़्यादा स्नैक्स अच्छे नहीं होते, वे जल्दी मोटे हो जाते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। शिया किंगवान मुड़ी और चिप्स वापस शेल्फ पर रख दिए। याओ याओ नाराज लग रही थी, लेकिन साफ था कि उसकी माँ के सख्त चेहरे में एक अलग ही रौब था। इसलिए उसने मेरा पैर खींचा और प्यारी प्यारी बातें करने लगी। पापा, याओ याओ को चाहिए, पापा सबसे अच्छे हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, शिया किंगवान आगे बढ़ी और उसका गाल चुटकी से दबाया। याओ याओ, तुम्हें पापा से शिकायत करने की इजाज़त नहीं है, उसने कहा। फिर याओ याओ का हाथ पकड़कर चली गई। जियांग हाओचेन, तुम सामान उठाओ, मैं तय कर लूंगी क्या खरीदना है। मैं चुप रहा। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। 2.5 सेकंड बाद मैंने तुरंत आलू के चिप्स के कुछ पैकेट उठाए और उन्हें शॉपिंग कार्ट में रख दिया। शिया किंगवान की तीखी निगाहें देखकर मैंने सोचा, ये मैं अपने लिए खरीद रहा हूं, मैं याओ याओ नहीं हूं। आप क्या कर सकती हैं? तुम्हें भी आलू के चिप्स पसंद हैं? मैंने कहा। मैं याओ याओ हूं, मुझे ये पसंद नहीं है। शिया किंगवान झुंझलाहट में हंस पड़ी। उसे लगता था कि मैं कभी कभी बहुत छोटी सोच वाली हो जाती हूँ, जैसे मुझे घर में अपनी हैसियत का जुनून सवार हो और मैं खुद को घर का मुखिया साबित करना चाहती हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद शिया किंगवान ने धैर्य से समझाया, जब तुम इन्हें खाओगी तो याओ याओ, तुम कितनी लालची हो और उसे कितना बिगाड़ दिया है। अगर वो तुमसे भीख मांगेगी तो तुम उसे खाने जरूर दोगी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं बाद में याओ याओ के सामने खा लूंगा, फिर देखना कि मैं उसके साथ बांटता हूं या नहीं। याओ याओ मुंह फुलाकर सोचने लगी कि उसके पिता भी उसकी माँ की तरह ही निर्दयी हैं। शिया किंगवान को थोड़ी हंसी भी आई और थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। ये लड़की तो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। हालांकि कुछ समय साथ बिताने के बाद उसे मेरे स्वभाव की बेहतर समझ आ गई थी। मैं उस तरह का इंसान था जो नरमी से पेश आता था, जबरदस्ती से नहीं। ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और जितना हो सके नर्म स्वर में बोली, जियांग हाओचेन, क्या खाना चाहते हो? मैं दोपहर में तुम्हारे लिए बना दूंगी। हम आलू के चिप्स नहीं खाएंगे, ठीक है? मेरा दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया और मेरा चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया।
मैंने चुपचाप सारे आलू के चिप्स निकाले और उन्हें वापस शेल्फ पर रख दिया। तुमने जो पहले कहा था वो सही था। खरीदारी करके घर लौटने के बाद शिया किंगवान ने कुशलता से अपना एप्रन बांधा। मैं खाना बनाऊंगी, तुम थोड़ी देर याओ याओ के साथ खेलो। ये सोचकर कि वो इतनी दूर तक आई है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन किसे पता था कि याओ याओ के साथ थोड़ी देर टीवी देखने के बाद अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। कॉलर आईडी पर लिंग हुई। मैंने रसोई में शिया किंगवान पर एक नज़र डाली और लापरवाही से फ़ोन उठाया। माँ, कुछ नहीं, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। मेरे पहले ही शब्दों ने लिंग हुई को लगभग बेकाबू कर दिया। ये कैसी बात है नन्हे बच्चा, जल्दी उठो, मैं नीचे हूँ। मैं एकदम दंग रह गया। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लिंग हुई हकलाते हुए बोली। मैं तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें कुछ बताना भी चाहती थी। आज हमने पकौड़ी बनाई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं ताकि तुम्हें हर दिन बाहर से खाना ना खाना पड़े। आज कोई छुट्टी नहीं है तो हम पकौड़ी क्यों बनाते? मुझे लगा कि आपने खास तौर पर अपने लिए बनाई थी और सप्ताहांत में अपने बेटे से मिलने का मौका भी लिया था, जिससे वो लंबे समय से नहीं मिली थी। ये सोचकर मुझे थोड़ा भावुक महसूस हुआ। माँ, अब वापस क्यों नहीं चली जाती? अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी बात सुनकर लिंग हुई अवाक रह गई। अरे नन्हे बदमाश, ये कैसी इंसानी भाषा है? नहीं, मैं आज घर पर नहीं हूँ। बस करो, अभी दरवाज़ा खोलो। मैंने तुम्हें कार्टून देखते हुए सुना है। मैं चुप हो गया और फर्श पर लेटी हुई व्यक्ति की तरफ देखा। सोसे पर बैठी याओ याओ रसोई में खाना बना रही शिया किंगवान को देख रही थी। उसे अजीब सा लगा जैसे वो रंगे हाथों पकड़ी गई हो। मैं सोच में डूबी ही थी कि लिंग हुई ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और शिया किंगवान शोर सुनकर बाहर आईं। मुझे कुछ उलझन भरी नज़रों से देख रही थीं। मैंने बेबसी से हाथ फैला दिए। मेरी माँ आई हैं। शिया किंगवान का चेहरा आखिरकार बदल गया। उसने अपनी शक्ल पर नज़र डाली। मैं क्या करूं? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे नहीं पता। तुम स्वाभाविक क्यों नहीं हो जाती और कह देती हो कि कोई सहपाठी मिलने आया है? कुछ ही सेकंड बाद लिंग हुई एक बैग लिए हुए अंदर आई। उसके चेहरे पर साफ तौर पर घृणा झलक रही थी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुमने अभी अभी... उठो, बहुत देर हो गई है। क्या तुमने कल रात कुछ पागलपन किया था? ये सुनकर मुझे तुरंत गुस्सा आ गया, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने जल्दी से पकौड़े उठाए और लिंग हुई के कंधे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाया। ठीक है, अब वापस जाओ, पकौड़े स्वादिष्ट हैं। ये देखकर लिंग हुई सचमुच गुस्से में आ गई। अरे छोटे बच्चा, अब मुझे घर में भी नहीं घुसने दे रहे हो? मेरे पास कोई चारा नहीं था। लिंग हुई ने चप्पल पहनी और बैठक में चली गई, अभी भी शिकायत करते हुए बोली। तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी भी कार्टून देख रहे हो? हालांकि इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाती, वो अचानक वहीं जम गई। जिया किंगवान रसोई के दरवाजे पर शान से खड़ी थी और उसने अपने एप्रन पर हाथ पोंछे और कुछ अजीब तरह से उसे देखा। नमस्ते आंटी। लिंग हुई वहीं खड़ी रही, मानो इस बात से हैरान हो कि रसोइया के वेश में ये सुंदर लड़की उसके बेटे के घर में क्यों है। अगर रसोई से निकला युवा रसोइया चैन हाओ भी होता तो बात ज्यादा तर्कसंगत लगती। लिंग हुई की नज़र अनजाने में जिया किंगवान की पीठ पर पड़ी। मेज पकवानों से भरी थी और चारों ओर खुशबू फैली हुई थी। एक प्यारी सी छोटी बच्ची सोफे पर लेटी अपने बड़े भाई के साथ कार्टून देख रही थी और उसका भाई खिलखिला रहा था। लिंग हुई और भी ज्यादा अचंभित हो गई। क्या मैं समय यात्रा कर रही हूं? ये तो 3 लोगों का परिवार नहीं लगता। ये देखकर मैंने उसे टोकते हुए कहा, माँ, ये आपसे बात कर रही हैं। नमस्कार। लिंग हुई ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और जल्दी से बोली, नमस्ते नमस्ते, लेकिन आप कौन हैं? जिया किंगवान थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैं जांग हाओचन की सहपाठी हूं और ये मेरी बहन है। हम साथ खेलने आए हैं। लिंग हुई थोड़ी उलझन में थी और मन ही मन बुदबुदाई, सहपाठी? कुत्ते के घर खेलने आती है और कुत्ते के लिए खाना भी बनाती है। ये सोचते हुए उसने जिया किंगवान के कोमल चेहरे को फिर से देखा और धीरे धीरे उसे याद आया। अरे, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है क्या? मैंने बगल से उसे याद दिलाया। माँ, ये शिया किंगवान है। आपने इसे स्कूल के सम्मान समारोह में देखा था जब आप अभिभावक शिक्षक सम्मेलन में आई थीं। आपने मुझे ये भी बताया था कि ये लड़की बहुत सुंदर है, लंबी टांगे और पतली कमर वाली है और आपको घर जाकर इसे ध्यान से देखना चाहिए। धीरे धीरे लिंग हुई को सब कुछ याद आ गया। उसने इस लड़की को पहले एक बार दूर से मंच के नीचे से देखा था। क्या वो अपनी कक्षा में 6ठे स्थान पर नहीं थी? शिया किंगवान ने थोड़ा शर्माते हुए सिर हिलाया। उसके कान झपक रहे थे। ये देखकर लिंग हुई चौंक गई।
उस समय उसने सोचा था कि अगर ये लड़की उसकी पत्नी होती तो उसकी पोती कितनी प्यारी और सुंदर होती, लेकिन अब इतनी खूबसूरत लड़की उसके घर पर खाना बना रही थी। रुको, क्या ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं? ये सोचते ही उसका चेहरा एकदम उदास हो गया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सिर्फ 4 महीने बचे थे, अब समय क्यों बर्बाद करें? बोलते बोलते उसकी आवाज़ अचानक बहुत गंभीर हो गई। ऐसे इंसान से दोस्ती कैसे हो सकती है? कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद भी